अध्याय 14 आईटी के नवीनतम ट्रेंड्स। नमस्कार छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। ये अध्याय आपको वर्तमान की घटनाओं और भविष्य के रुझानों के बारे में जानकारी देता है। ये अध्याय सूचना प्रौद्योगिकी, संचार एवं नेटवर्किंग के क्षेत्र में ये भी बताता है कि किस प्रकार आईटी आपके दैनिक जीवन में ज्यादा लाभकारी हो सकता है। यह अध्याय कुछ सामान्य कंप्यूटर के उपयोग जैसे कि सीडी राइट करना, कंप्यूटर को वायरस से बचाना इत्यादि का भी वर्णन करता है। इसमें विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अध्याय में आप सीखेंगे आईटी के नवीनतम ट्रेंड्स, डीवीडी में डेटा राइट करना और बर्न करना, वायरस से बचाव, कंप्यूटर से ज्यादा उत्पादकता प्राप्त करना, नवीनतम शब्दावली एवं तकनीक, उपकरण के प्रकार एवं विभिन्न श्रेणियां, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐप स्टोर के प्रकार, मोबाइल संचार तकनीक, नवीनतम प्रोसेसर तकनीक, डीवीडी में डेटा राइट करना और बर्न करना। यदि आप कंप्यूटर में सीडीआर फाइल्स को एक लिखने योग्य यानी डीवीडी राइटेबल डिस्क में कॉपी कर सकते हैं, इसे डिस्क को बर्न करना कहते हैं। विंडोज 10 में विंडोज मीडिया प्लेयर में डीवीडी लेखन कर सकते हैं। हालांकि यह तरीका निःशुल्क है, परंतु इसमें प्रयुक्त फाइल्स विंडोज मीडिया प्लेयर के फॉर्मेट को समर्थन करने वाली होनी चाहिए। आप डीवीडी डिस्क में मेन्यू या ग्राफिक्स इत्यादि जोड़कर इसे अनुकूलित यानी कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे। इसके साथ डीवीडी लेखन का कार्य धीमी गति से होता है, अतः इसमें लंबा इंतजार करना पड़ता है। विंडोज 10 इनबिल्ट यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए डीवीडी सीडी राइट या बर्न करने के निवारण हैं। विंडोज मीडिया प्लेयर को ओपन करें। विंडोज मीडिया प्लेयर लाइब्रेरी में बर्न टैब पर क्लिक करें, बर्न ऑप्शन बटन पर क्लिक करें और उसके बाद डेटा डीवीडी पर क्लिक करें। अपने डीवीडी ड्राइवर में ब्लैंक डिस्क इंसर्ट करें। यदि आप अपने अंतिम सिलेक्शन से सूची देखते हैं और नई सूची शुरू करना चाहते हैं, पहले वाली लिस्ट को क्लियर करने के लिए क्लियर लिस्ट बटन पर क्लिक करें। अपनी प्लेयर लाइब्रेरी में से उन आइटम्स को खोजें जिन्हें आप डिस्क पर बर्न करना चाहते हैं। बर्न लिस्ट बनाने के लिए डिटेल्स पेन, जो प्लेयर लाइब्रेरी के मध्य में है, से आइटम ड्रैग करके लिस्ट पेन, जो प्लेयर लाइब्रेरी के दाईं ओर पर है, पर लाएं। यदि आप बर्न लिस्ट में आइटम्स के क्रम को बदलना चाहते हैं तो लिस्ट में आइटम्स को नीचे या ऊपर ड्रैग करें। यदि आप बर्न लिस्ट से एक आइटम को हटाना चाहते हैं तो आइटम पर दायां क्लिक करें और रिमूव फ्रॉम लिस्ट पर क्लिक करें। यदि आपकी लिस्ट फाइनल हो गई है तो स्टार्ट बर्न पर क्लिक करें। वायरस से बचाव, विंडोज डिफेंडर। विंडोज 10 में अंतर्निहित यानी बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस होते हैं। यह स्वतः ही बैकग्राउंड में चलते हुए सभी विंडोज यूजर को आधारभूत स्तर का एंटीवायरस बचाव प्रदान करते हैं। इस आधारभूत अंतर्निहित यानी बिल्ट इन उत्पाद यानी प्रोडक्ट को विंडोज डिफेंडर कहते हैं। अन्य एंटी मालवेयर एप्लीकेशन के समान विंडोज डिफेंडर बैकग्राउंड में स्वतः ही चलता है। किसी भी फाइल को यूजर खोले जाने से पूर्व उनकी जांच यानी स्कैन करता है। जब कोई मालवेयर पाया जाता है तो डिफेंडर एक पॉपअप मैसेज जनरेट कर यूजर को सूचना देता है। यहां तक कि ये एंटीवायरस जब संदेहास्पद फाइल या प्रोग्राम को पकड़ता है तो यूजर से इस पकड़े गए फाइल या सॉफ्टवेयर के बारे में पूछता भी नहीं है। ये उस संदेहास्पद फाइल या सॉफ्टवेयर को साफ यानी क्लीन करता है और स्वतः ही उसे पृथक यानी क्वारंटीन कर देता है। आप मालवेयर डिटेक्टेड सूचना के बाद विंडोज डिफेंडर इज टेकिंग एक्शन टू क्लीन डिटेक्टेड मालवेयर या डिटेक्टेड थ्रेट और बीइंग क्लीन्ड यानी पकड़े गए मालवेयर साफ किए जा रहे हैं की सूचना को ही देखते हो। यह सूचना नोटिफिकेशन सेंटर में भी दिखाई देगी।
एंटीवायरस संशोधन यानी अपडेट्स विंडो अपडेट के माध्यम से स्वतः ही आते हैं और अन्य सिस्टम अपडेट के समान इंस्टॉल हो जाते हैं। इस प्रकार के अपडेट में कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको विंडोज डिफेंडर को अपडेट की चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। रियल टाइम बचाव यानी प्रोटेक्शन को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसके लिए स्टार्ट आइकन बटन को सेलेक्ट करें। इसके पश्चात सेटिंग्स, अपडेट एंड सिक्योरिटी, विंडोज डिफेंडर को सेलेक्ट करें। विंडोज फायरवॉल। विंडोज फायरवॉल इंटरनेट से आपके कंप्यूटर में आने वाली सूचनाओं को फिल्टर करता है एवं संभावित रूप से हानिकारक प्रोग्राम्स को रोकता है। इसको बंद करने के लिए सर्च बॉक्स में जाकर फायरवॉल टाइप करें। इसके पश्चात प्राप्त परिणामों में से विंडोज फायरवॉल, टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ को सेलेक्ट करें। कंप्यूटर से ज्यादा उत्पादकता प्राप्त करना। एक सामान्य यूजर के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी उपयोगी सुविधाएं यानी फीचर्स हैं, जिनमें से कुछ मुख्य उत्पादकता बढ़ाने वाली सुविधाओं यानी फीचर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जितना अधिक कोर्टाना का उपयोग करेंगे उतना ही आपका अनुभव निजीकृत यानी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता जाएगा। शुरुआत करने के लिए सर्च बॉक्स में अपने टास्क बार में स्थित प्रश्न टाइप करें अथवा माइक्रोफोन आइकन को सेलेक्ट करें और कोर्टाना से बात करें। टाइपिंग सभी प्रकार के कंप्यूटर में काम करती है, परंतु बोलकर आदेश देने के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता होगी। बैकअप और रीस्टोर। अपनी फाइल्स और फोल्डर्स को सुरक्षित रखना यानी बैकअप लेना हमेशा ही एक बढ़िया उपाय है। अपनी फाइल्स को किसी अन्य ड्राइव में अतिरिक्त कॉपी रखनी चाहिए ताकि यदि मूल यानी ओरिजिनल फाइल्स को किसी प्रकार का नुकसान भी हो तो हमारे पास उसकी अतिरिक्त कॉपी उपलब्ध होगी। अपने बैकअप को सेटअप करना। स्टार्ट बटन को सेलेक्ट करें। इसके पश्चात सेटिंग्स, अपडेट एंड सिक्योरिटी, बैकअप एड अ ड्राइव ऑप्शन का चयन करें। इसके पश्चात एक बाहरी ड्राइव यानी एक्सटर्नल ड्राइव या किसी नेटवर्क लोकेशन पर बैकअप करने के लिए चुनाव कर लें। फाइल्स को रीस्टोर करना। यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण फाइल या फोल्डर जिसका पहले बैकअप ले लिया गया था और अब ये फाइल या तो खराब हो गई है या तो गुम हो गई है, तो ऐसी फाइल को पुनः प्राप्त करने के लिए निम्न चरण है। टास्क बार से अपनी रीस्टोर फाइल को सर्च करें। इसके पश्चात प्राप्त परिणामों में से रीस्टोर फाइल विद फाइल हिस्ट्री को सेलेक्ट करें। अपनी वांछित रीस्टोर फाइल को देखें और एरो की सहायता से इस फाइल के सभी संस्करण यानी वर्जन्स को भी देखें। जब आपको अपना वांछित संस्करण यानी वर्जन मिल जाए तब इस रीस्टोर फाइल को अपनी वास्तविक जगह यानी ओरिजिनल लोकेशन पर सेव करने के लिए रीस्टोर बटन को सेलेक्ट करें। इस फाइल को किसी अन्य जगह या लोकेशन पर सेव करने के लिए स्टोर बटन पर राइट क्लिक करें अथवा बटन को दबाकर होल्ड करें। इसके पश्चात नई लोकेशन का चुनाव करें। स्क्रीनकास्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी विंडोज में मीराकास्ट तकनीक के उपयोग से अपने डिस्प्ले स्क्रीन को या ऑडियो को किसी अन्य यानी रिमोट डिवाइस की स्क्रीन या मॉनिटर डिस्प्ले पर वायरलेस तरीके से दिखा सकता है। इसके भली भांति कार्य करने के लिए आपको रिमोट स्क्रीन के साथ एक वायरलेस रिसीवर जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वायरलेस डिस्प्ले अडेप्टर की आवश्यकता होती है। विंडोज 10 में स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने सहित सभी डिवाइस कनेक्शन एक्शन अब कनेक्ट सेटिंग्स का एक हिस्सा हैं। इसको प्राप्त करने के लिए एक्शन सेंटर पर टैप या क्लिक करें एवं कनेक्ट बटन को सेलेक्ट करें। माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर। माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर स्मार्ट स्क्रीन ऑनलाइन सेवा एज ब्राउजर की एक सुविधा है। इसके द्वारा आपको और आपके डिवाइस को असुरक्षित वेब कंटेंट या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जिसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है से बचाया जाता है। स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर की सहायता से मिलते जुलते नाम द्वारा धोखा देने वाली वेबसाइट्स यानी फिशिंग वेबसाइट्स को पहचाना जा सकता है।
इसके द्वारा हमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से या ऐसे मालवेयर से जो गैर कानूनी, संक्रामक यानी वायरल, धोखाधड़ी या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार करते हों, उनसे बचा जा सकता है। फाइल शेयरिंग, शेयर बटन। ऐप्स के लिए विंडोज स्टोर। आप निशुल्क मोबाइल ऐप्स और गेम्स विंडोज स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट बटन को सिलेक्ट करें, इसके पश्चात विंडोज स्टोर लोगो को सिलेक्ट करें या इसे टास्क बार से सिलेक्ट करें। इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की आवश्यकता होगी। अपने वांछित ऐप को आप सर्च के लिए उपयोग करें अथवा टॉप चार्ट्स कैटेगरी और निजीकृत कलेक्शन का उपयोग करें। जब आप वह ऐप सर्च कर लें जो आप चाहते हैं, उसका चुनाव करें और यदि फ्री है तो फ्री सेलेक्ट करें। यदि ये ऐड पेड है तो आवश्यकता अनुसार खरीदें। कहीं भी आनंद लें और किसी भी डिवाइस जैसे फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और एक्सबॉक्स पर उपयोग करें। विंडोज हेलो। विंडोज 10 में ज्यादा सुरक्षित और व्यक्तिगत रूप से लॉगिन होने के लिए विंडोज हेलो का उपयोग किया जा सकता है। इसमें सिर्फ देखने और स्पर्श करके लॉगिन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के पासवर्ड को टाइप नहीं करना पड़ता। इससे उच्च स्तरीय सुरक्षा प्राप्त होती है। विंडोज हेलो विंडोज 10 का एक भाग है। इसकी सहायता से आप अपनी डिवाइस ऐप ऑनलाइन सेवाओं और नेटवर्क के नए तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। विंडोज हेलो एक क्रेडेंशियल तकनीक यानी क्रेडेंशियल टेक्नोलॉजी है जो माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट का उपयोग करता है। यह तकनीक पासवर्ड की तुलना में अधिक आसान, सुविधाजनक और सुरक्षित है। यह तकनीक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यानी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे कि आपके चेहरे यानी फेस, आंखों की पुतली यानी आइरिस या उंगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट्स की सहायता से आपको लॉगिन करती है। विंडोज पासपोर्ट। विंडोज पासपोर्ट आपकी पहचान और आपके डिवाइस के प्रमाणीकरण के आधार पर कार्य करती है। यदि किसी डिवाइस में विंडोज हेलो की संगत यानी कंपैटिबल हार्डवेयर है, तो वह डिवाइस आपकी पहचान को प्रमाणित करने के लिए बायोमेट्रिक का उपयोग करेगी। एक बार यदि आपका सही तरीके से प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन हो जाता है, तो आप उन सभी साइट्स और सुविधाओं को प्रयोग ले पाएंगे जो इसके समान ही प्रमाणीकरण तकनीक का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट विंडोज 10 युक्त मोबाइल डिवाइस को विंडोज 10 युक्त कंप्यूटर में रिमोट क्रेडेंशियल के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। स्काइप के साथ इंटीग्रेशन। काम करते हुए यदि आप अपने कंप्यूटर से अपने परिचितों को तेजी से संदेश भेजना चाहते हैं या घर पर खाना पकाते हुए आपको मदद की आवश्यकता है और आप अपने परिचित से सीधे वीडियो कॉल और मैसेज करना चाहते हैं, तो आप स्काइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्काइप की सहायता से हम अपने परिचितों और परिवार वालों के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप की कुछ चुनिंदा वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग सुविधाएं बनाई हैं, जैसे 1-to-1 मैसेजिंग, कॉलिंग एवं इमोटिकॉन्स का उपयोग आदि। विंडोज 10 ऐप की सहायता से आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर से जल्दी और आसानी से संवाद स्थापित किया जा सकता है। वन ड्राइव। क्लाउड आधारित वेब शेयरिंग। वन ड्राइव क्लाउड आधारित फाइल्स को शेयर करना। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एक क्लाउड आधारित व्यवस्था है जिसमें आप कहीं भी किसी भी समय पर किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस में अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने कार्यस्थल और जीवन में किसी के भी साथ काम कर सकते हैं। वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में वन ड्राइव क्लाउड को ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के साथ ही संपूर्ण साम्यता सहित विकसित किया गया है। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में लॉगिन करते हैं, उसी के साथ ही आप वन ड्राइव के उपयोग के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एक्सप्लोरर में वन ड्राइव स्टोरेज दिखाई देने लगता है।
इसके लिए कोई अतिरिक्त ऐप को खोलने, डाउनलोड करने या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके उपयोग के लिए आपको विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एक्सप्लोरर से शुरुआत करनी है। वन ड्राइव बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ साम्यता यानी सिंक रख सकता है। इसके साथ वन ड्राइव को बहुत सी सुविधाओं यानी सर्विसेज और एप्लीकेशन के साथ जोड़ा जा सकता है। वाईफाई सेंस। विंडोज 10 में वाईफाई सेंस नामक एक नई सुविधा जोड़ी गई है। इसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर को उन वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं जिनसे आपके मित्र या परिचित पहले कनेक्ट हो चुके हैं। इसके लिए आपको नेटवर्क पासवर्ड का पता होना आवश्यक नहीं है। डिफॉल्ट रूप से यह टूल वाईफाई पासवर्ड को किसी अन्य के साथ शेयर नहीं करता। जब भी हम किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं जिसका पासवर्ड हमें पता होता है, जुड़ने के पश्चात ये पूछा जाता है कि क्या आप नेटवर्क को अपने मित्रों या परिचितों के साथ शेयर करना चाहते हैं। शेयर नेटवर्क विद माई कॉन्टैक्ट, इस चेकबॉक्स को चेक करने से हमारे मित्र या परिचित भी उस वाईफाई नेटवर्क से बिना नेटवर्क पासवर्ड जाने जुड़ पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार वाईफाई सेंस केवल आपके पासवर्ड को प्रत्यक्ष मित्र के साथ ही शेयर करता है, ना कि आपके मित्रों के साथ। उदाहरण के लिए वाईफाई सेंस के जरिए राहुल विक्रम के साथ पासकी शेयर करता है, लेकिन विक्रम वाईफाई सेंस के जरिए राहुल की पासकी को उसके दोस्त नरेंद्र को शेयर नहीं कर सकता। मैप आपके लिए हर जगह एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। आप ध्वनि पथ प्रदर्शन यानी वॉइस नेविगेशन और टर्न बाय टर्न ड्राइविंग, टॉसिंग एवं वॉकिंग डायरेक्शन की सहायता से अपना रास्ता खोज सकते हैं। इसके साथ ही सर्च फॉर प्लेसेस टू गेट डायरेक्शन, बिजनेस इन्फो एवं रिव्यू सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। मैप्स ऐप विंडोज 10 के साथ ही आती है, अतः आपको सिर्फ स्टार्ट मेन्यू में जाकर इस ऐप को लॉन्च करना है। इसके अलावा सर्च बॉक्स में भी मैप्स लिखकर इस ऐप को खोज कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस ऐप को उपयोग में ले रहे हैं तो आपको एक सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है ताकि आपकी स्थिति लोकेशन के अनुसार मैप्स डाउनलोड कर लिए जाएं। ये नई मैप्स ऐप सभी विंडोज 10 डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर से लेकर मोबाइल फोन तक में चल सकती है। स्नैप असिस्ट। विंडोज 10 में एक अकेली स्क्रीन पर 4 विंडोज की व्यवस्था कर सकने का विकल्प यानी ऑप्शन होता है। इसका अर्थ यह है कि आपके पास हर स्क्रीन पर अधिकतम 4 विंडोज चल सकते हैं। एक समय में एक ही स्क्रीन पर एक से अधिक ऐप चलने से आपकी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप एक विंडो में डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, दूसरी विंडो में अपने ट्विटर अकाउंट को देख सकते हैं आदि। इस प्रकार से आप एक से अधिक काम एक साथ कर सकते हैं। विंडोज स्पीच रिकॉग्निशन आपको बिना कीबोर्ड और माउस की मदद के केवल आवाज की सहायता से अपने कंप्यूटर को नियंत्रित करने की आजादी देता है। यहां पर विजार्ड है जो आपको स्पीच रिकॉग्निशन द्वारा कंप्यूटर को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है। इसके लिए आप माइक्रोफोन को कंप्यूटर में लगाएं। इसके पश्चात टास्क बार पर स्थित सर्च बॉक्स में स्पीच रिकॉग्निशन टाइप करें। प्राप्त परिणामों में से विंडोज स्पीच रिकॉग्निशन को सिलेक्ट करें। विजार्ड को पूरा करने के दौरान आप वॉइस कमांड के उपयोग से सीखने वाला ट्यूटोरियल पूरा कर चुके होते हैं। इसके साथ ही आपके कंप्यूटर को आपकी आवाज पहुंचाने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी पूरा हो जाता है। अतिरिक्त ऑप्शन के लिए टास्क बार पर स्थित सर्च बॉक्स में कंट्रोल पैनल टाइप करें। कंट्रोल पैनल को सिलेक्ट करें। इसके पश्चात ईज ऑफ एक्सेस स्पीच रिकॉग्निशन को सिलेक्ट करें। नवीनतम शब्दावली एवं तकनीक। इस भाग में हमने सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एवं संचार के क्षेत्र की नवीनतम शब्दावली
यानी लेटेस्ट टर्म्स एवं तकनीकियों को छांटा है ताकि आपको औद्योगिक प्रवृत्तियों यानी इंडस्ट्री ट्रेंड तथा महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बुनियादी जानकारी यानी बेसिक ओवरव्यू मिल सके। 3D प्रिंटिंग, त्रिआयामी यानी 3D प्रिंटिंग को योगात्मक विनिर्माण यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं की सहायता से एक त्रिआयामी यानी 3D ऑब्जेक्ट का संश्लेषण यानी सिंथेसाइज या निर्माण किया जाता है। इसमें कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित वातावरण में एक के पश्चात एक मटेरियल की परत लगाकर एक 3D ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इन ऑब्जेक्ट्स को 3D मॉडल के अनुसार या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्रोत यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा सोर्स से लगभग सभी प्रकार के आकार या ज्योमेट्री में बनाया जा सकता है। 3D प्रिंटर एक प्रकार का औद्योगिक रोबोट है। इंटरनेट की सहायता से यह संभव होगा कि किसी भी उत्पाद की डिजाइन की ब्लूप्रिंट को एक स्थान से दुनिया के किसी भी अन्य कोने में भेजा जा सकता है। इस ब्लूप्रिंट को त्रिआयामी प्रिंटर यानी 3D प्रिंटर एवं मौलिक पदार्थ स्याही यानी एलिमेंटल इंक की मदद से पुनः उत्पाद में निर्मित किया जा सकता है। इस तकनीक के द्वारा किसी भी पदार्थ से कोई भी आकार का उत्पाद बनाया जा सकता है। 4K और 8K डिस्प्ले, UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। टीवी डिस्प्ले क्षेत्र में हाल ही में किया गया विकास अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविजन है, जिसे अल्ट्रा HD, UHD और UHD टीवी के नाम से भी जाना जाता है। UHD टीवी के रूप में दो रेजोल्यूशंस परिभाषित हैं। 4K UHD टीवी यानी 2160 पिक्सेल्स का मतलब चौड़ाई में 3840 पिक्सेल्स, ऊंचाई में 2160 पिक्सेल्स, 8.29 मेगापिक्सल, 1920 1080 यानी 2.07 मेगापिक्सल से 4 गुना ज्यादा पिक्सेल्स। 8K UHD टीवी 4320 पिक्सेल्स का मतलब 7680 पिक्सेल्स चौड़ाई में तथा पिक्सेल्स ऊंचाई में 33.18 2.07 मेगापिक्सल, जो कि पहले से 16 गुना ज्यादा पिक्सल है तथा वर्तमान के विशेष रेजोल्यूशन 1080 पिक्सेल्स HD टीवी से 4 गुना ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स का विकास किया जाता है जो मानवीय बुद्धिमत्ता यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस के समान गुण धर्म रखते हों। इस प्रकार के सिस्टम का कार्यक्षेत्र भाषाओं को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, सीखना यानी लर्निंग, रीजनिंग, समस्याओं का समाधान करना यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग आदि हैं। इनके उदाहरण रोबोट विज्ञान यानी रोबोटिक्स, एप्पल कंपनी का सीरी सॉफ्टवेयर, गूगल नाउ आदि हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, संवर्धित वास्तविकता यानी ऑगमेंटेड रियलिटी प्राकृतिक वास्तविक दुनिया के वातावरण का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यू है, जिसके तत्वों को कंप्यूटर जनित संवेदी यानी सेंसरी इनपुट जैसे कि साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स या GPS डेटा आदि के द्वारा बढ़ाया जाता है अथवा पूरा किया जाता है। इसमें वास्तविक दुनिया के व्यू में बदलाव किया जाता है। इस बदलाव में कई बार कंप्यूटर द्वारा संवर्धन बढ़ाने की बजाय कमी भी की जा सकती है। परिणाम स्वरूप तकनीक की मदद से किसी व्यक्ति की वास्तविकता का अनुमान यानी परसेप्शन को बढ़ाया जा सकता है। संवर्धन ऑगमेंटेशन पारंपरिक रूप से रियल टाइम में एक अर्थ पूर्ण संदर्भ यानी सिमेंटिक कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है, जैसे कि टीवी पर मैच के दौरान खेल के स्कोर को दिखाना। ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक की सहायता से वातावरण की कृत्रिम सूचनाएं रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ दी जाती हैं। गूगल ग्लास, गूगल ग्लास एक चश्मे के समान ऑप्टिकल हेड माउंटेड डिस्प्ले है। इसका विकास एक सर्वव्यापी कंप्यूटर के निर्माण के मिशन के रूप में किया गया। गूगल ग्लास सूचनाओं को स्मार्टफोन के समान ही परंतु हैंड्स फ्री तरीके से उपयोग में लिया जा सकने वाले फॉर्मेट में दिखाता है। इसको पहनने वाले इंटरनेट के साथ सामान्य भाषा के वॉइस आदेशों के द्वारा संवाद कर सकते हैं। स्मार्ट पहनने योग्य कंप्यूटर का प्रयोग, बॉडी एरिया नेटवर्क या बैन का उपयोग,
वेयरेबल यानी पहनने योग्य कंप्यूटर छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं जिन्हें धारक द्वारा कपड़ों के नीचे अथवा ऊपर पहना जा सकता है। इन्हें बॉडी बॉर्न कंप्यूटर अथवा वेयरेबल्स भी कहा जाता है। वेयरेबल्स तकनीक की इस श्रेणी का विकास एक सामान्य अथवा विशिष्ट उद्देश्य वाली सूचना संबंधी तकनीक और मीडिया डेवलपमेंट के लिए किया गया। वेयरेबल कंप्यूटर का एक मुख्य गुण कंसिस्टेंसी है। कंप्यूटर और यूजर के बीच लगातार इंटरैक्शन होता रहता है, जैसे कि डिवाइस को ऑन या ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दूसरा फीचर मल्टीटास्किंग का है। उदाहरण के लिए एप्पल वॉच, सैमसंग गियर, फिटबिट एक्टिविटी ट्रैकर, गूगल ग्लास। स्मार्ट वेयरेबल कंप्यूटर संचार के लिए सामान्यतः बॉडी एरिया नेटवर्क यानी बैन का उपयोग करते हैं। ऐसे उपकरण शरीर में इम्प्लांट्स किए जा सकते हैं अथवा शरीर की सतह पर एक निश्चित स्थान पर स्थापित यानी माउंट किए जा सकते हैं। बिग डेटा। बिग डेटा से तात्पर्य स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही प्रकार के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा से है। इस प्रकार का डेटा किसी बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नियमित रूप से प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन होने से बनता है। यहां पर डेटा की मात्रा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बजाय संस्थान इस डेटा के साथ क्या करते हैं ये अधिक महत्वपूर्ण बात है। बिग डेटा को विश्लेषित कर संस्थान में बेहतर निर्णय लेने एवं बेहतर रणनीति बनाने में उपयोग में किया जा सकता है। आप डेटा को किसी भी सोर्स से ले सकते हैं। इसका विश्लेषण करने के पश्चात ऐसे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जो हमें निम्न कार्य करने में सक्षम बनाएंगे। लागत में कटौती, समय में कटौती, नए उत्पाद का विकास एवं बेहतर पेशकश यानी ऑप्टिमाइज्ड ऑफरिंग, स्मार्ट बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी। एक मानव रहित हवाई वाहन यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी को आमतौर पर ड्रोन कहा जाता है। ये वायुयान यानी एयरक्राफ्ट होता है जिसमें उड़ान के समय कोई पायलट नहीं होता। इस प्रकार के ड्रोन का संचालन उसमें लगे कंप्यूटर्स द्वारा स्वायत्त रूप से अथवा जमीन पर खड़े फ्लाइट द्वारा रिमोट कंट्रोल से होता है। इस प्रकार के वायुयान का उपयोग सामान्यतया सेना की महत्वपूर्ण सामरिक और युद्ध गतिविधियों में होता है। आजकल अन्य नागरिक कार्यों में भी ड्रोन का उपयोग बढ़ गया है। पुलिस, रसद यानी लॉजिस्टिक्स, निगरानी, अग्निशमन और गैर सैन्य सुरक्षा कार्य जैसे बिजली या गैस पाइपलाइन की सुरक्षा आदि इसमें सम्मिलित हैं। टिप, स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच में एक नए प्रकार का उपकरण बनाया गया है जिसे फैबलेट कहते हैं। इसमें स्मार्टफोन की सभी सुविधाएं सहित बड़ी साइज की डिस्प्ले यानी 5.5 इंच से ज्यादा होती है। मुख्यतः इसका उपयोग म्यूजिक सुनने, वीडियो, मूवीज आदि देखने एवं संचार के लिए होता है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वस्तुओं का नेटवर्क या इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसी भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर आदि तत्व होते हैं एवं इसके साथ प्रदान करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी भी होती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स, जानवर या इंसान को एक अद्वितीय यानी यूनिक पहचान यानी आईडी दी जाती है। इसके साथ ही बिना मानव से मानव अथवा मानव से कंप्यूटर बातचीत के ये सभी प्रतिभागी नेटवर्क पर डेटा का आदान कर सकते हैं। इसका उदय वायरलेस तकनीक, छोटे इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम यानी MEMS एवं इंटरनेट के विकास के साथ हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विकास मशीनों एवं सेंसर के साथ करने से हुआ है। इसमें मुख्यतः मशीन से मशीन के बीच संचार पर जोर दिया गया है। लाइफाई। लाइफाई में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य योग प्रकाश भाग के द्वारा अत्यधिक उच्च गति से सूचनाओं एवं डेटा का संचारण किया जाता है। यह तरीका वायरलेस संचार के एक स्थापित रूप वाईफाई से अलग है। वाईफाई में परंपरागत रेडियो तरंगों यानी RF द्वारा डेटा संचारित किया जाता है। लाइफाई वाईफाई की सूचना से 100 गुना तक अधिक तेज हो सकता है। इस नेटवर्क की अधिकतम गति 224 मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक हो सकती है। वर्चुअल रियलिटी VR।
वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर तकनीक सहायता से एक आभासी यानी सिम्युलेटेड त्रिआयामी 3D दुनिया बनाई जाती है। इस आभासी दुनिया में यूजर बदलाव यानी मैनिपुलेट एवं अन्वेषण एक्सप्लोर कर सकता है। यूजर को ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस आभासी दुनिया का एक हिस्सा हो। इसका उपयोग गेम्स, प्रशिक्षण आदि में होता है। वर्चुअल रियलिटी VR वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर तकनीक सहायता से एक आभासी यानी सिम्युलेटेड त्रिआयामी 3D दुनिया बनाई जाती है। इस आभासी दुनिया में यूजर बदलाव यानी मैनिपुलेट एवं अन्वेषण एक्सप्लोर कर सकता है। यूजर को ऐसा प्रतीत होता है कि वो इस आभासी दुनिया का एक हिस्सा हो। इसका उपयोग गेम्स, प्रशिक्षण आदि में होता है। सामान्य तौर पर वर्चुअल रियलिटी में निम्न 3 भाग होते हैं। 3D तस्वीरें, जो यूजर के नजरिए से जिस ऑब्जेक्ट, व्यक्ति या जानवर जो तस्वीर में दिखाया जा रहा हो उसी आकार का हो। यूजर की गति यानी मोशन का पता रखना, खास तौर पर यूजर के सर और आंखों का पता यानी रिफ्लेक्ट रखना, ताकि यूजर के नजरिए में आए बदलाव को डिस्प्ले में दिखाई जाने वाली तस्वीरों में बदलाव कर प्रतिबिंबित किया जा सके। इसके कुछ उदाहरण ओक्यूलस रिफ्ट, HTC Vive, PlayStation VR और गूगल का ई-बोर्ड आदि हैं। वायरलेस चार्जिंग, इंडक्टिव चार्जिंग, अपने किसी भी फोन या उपकरण को बिना तारों के चार्ज करने को वायरलेस चार्जिंग बोलते हैं। अपने उपकरण को चार्जिंग पैड पर रखिए और बस चार्ज होते देखिए। चार्जर प्लग से लगा होता है पर उपकरण को प्लग नहीं लगाना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉयड उपकरण इस तकनीक को अपना रहे हैं और एक दिन सभी एंड्रॉयड उपकरण इसी तरह से चार्ज होंगे। अभी यह तरीका थोड़ा महंगा है। बहुत ही तेज गति से सभी स्मार्टफोन और टैबलेट बनाने वाली कंपनियां वायरलेस चार्जिंग को अपना रही हैं। इस प्रकार से बहुत जल्दी ही सभी स्मार्टफोन्स और उपकरणों में यह सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यद्यपि वायरलेस चार्जिंग परंपरागत तरीके से प्लग या तार लगाकर की जाने वाली चार्जिंग की तुलना में कम कुशल और अधिक महंगी है। इस सेक्शन में हम स्मार्ट उपकरणों की जानकारी, फोन के विभिन्न फॉर्म फैक्टर्स, स्मार्टफोन, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऐप प्लेटफॉर्म और नई मोबाइल संचार तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। उपकरण के प्रकार एवं विभिन्न श्रेणियां। इस्तेमाल के तरीके और फॉर्म फैक्टर के आधार पर मोबाइल उपकरणों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। फीचर फोन, एक सस्ता मोबाइल फोन जिसमें आधुनिक स्मार्टफोन की तुलना में सीमित क्षमताएं तथा थोड़े से फीचर्स होते हैं। आमतौर पर इनमें इंटरनेट एवं मल्टीमीडिया फीचर के अलावा बातचीत एवं टेक्स्ट संदेश भेजने की सुविधा भी होती है और सुविधाएं यूजर के वायरलेस सर्विस प्रदाता पर निर्भर करती है। बढ़ते हुए बाजार में यह स्मार्टफोन का एक सस्ता विकल्प है। स्मार्टफोन, ये एक एडवांस मोबाइल फोन है जिसमें पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और एक मोबाइल के सभी गुण मौजूद हैं। इसमें एक मोबाइल फोन, एक PDA, एक GPS और एक मीडिया प्लेयर की खूबियां होती हैं। ज्यादातर स्मार्टफोन्स में इंटरनेट सुविधा यानी टच कर चलने वाली स्क्रीन, दूसरों की ऐप चलने की सुविधा और म्यूजिक प्लेयर व कैमरा होता है। ज्यादातर स्मार्टफोनों में उच्च गति वाला मोबाइल ब्रॉडबैंड यानी 4G LTE इंटरनेट, मोशन सेंसर और मोबाइल भुगतान विकल्प होते हैं। आईपॉड, एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए छोटे मीडिया प्लेयर्स और बहुउपयोगी पॉकेट कंप्यूटर को आईपॉड कहते हैं। एक आम डिजिटल म्यूजिकल प्लेयर की भांति ही ये बाहरी डेटा स्टोरेज उपकरण की तरह भी काम कर सकते हैं। टैबलेट्स, ये एक प्रकार का मोबाइल कंप्यूटर है। टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ बैटरी तथा सर्किट भी इसी में शामिल होता है। टैबलेट्स में सेंसर होते हैं जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि उंगली या इलेक्ट्रॉनिक पेन की गतिविधियों को समझ लेता है और माउस एवं कीबोर्ड की जरूरत ही नहीं पड़ती। आमतौर पर टैबलेट्स में टाइप करने के लिए स्क्रीन पर दिखने वाला वर्चुअल कीबोर्ड होता है। चार्जिंग और नेटवर्क संचार हेतु टैबलेट्स में टच कर सकने वाले बटन भी हो सकते हैं। पावर, स्पीकर की आवाज आदि को सेट करने के लिए और कुछ पोर्ट्स होते हैं। टैबलेट्स आमतौर पर स्मार्टफोन से ज्यादा बड़े होते हैं। स्क्रीन साइज 7 इंच या इससे बड़ा होता है। उदाहरण के लिए एप्पल आईपॉड, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस इत्यादि। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम,
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम मोबाइल ओएस भी कहते हैं, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल उपकरण जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए इत्यादि पर चलने हेतु डिजाइन किया गया है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर दूसरे प्रोग्राम, जिसे हम ऐप कहते हैं, चल सकते हैं। गूगल का एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स कर्नल पर बना ये ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने बनाया है, जो कि बहुत से मोबाइल उपकरणों में चलता हुआ मिल जाता है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोग्रामर अपनी सुविधा के अनुसार बदलाव कर सकते हैं। एंड्रॉयड वर्तमान में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड की उत्तम विशेषताओं में शामिल है इसके बहुउपयोगी होम स्क्रीन, जहां यूजर अपने हिसाब से ऐप्स को रख सकते हैं और फटाफट आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसमें मल्टीटास्किंग के लिए सर्वोत्तम क्षमता होती है। प्रोग्राम को केवल स्वैप के द्वारा बंद करने की योग्यता होती है। एप्पल प्ले स्टोर की तरह एंड्रॉयड प्ले स्टोर में भी लाखों की संख्या में ऐप्स होते हैं, जिनमें से कई फ्री हैं। एप्पल का iOS ये एक मल्टी टच मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के आईपैड, आईफोन और आईपॉड को चलाता है। इसका एक संस्करण एप्पल की iWatch को भी चलाता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के छूने मात्र से संकेतों को समझ लेता है। यूजर ऐप खोल सकते हैं, स्क्रीन को जूम कर सकते हैं, 2 उंगलियों को एक साथ स्क्रीन पर हिलाकर स्क्रीन बदल सकते हैं इत्यादि। एप्पल iOS सिर्फ एप्पल के बनाए गए उपकरणों में ही चलता है। इसमें इंटरनेट उपयोग करने के लिए सफारी ब्राउजर आता है, आईपॉड ऐप गाने बजाने के लिए और एप्पल मेल अपनी ईमेल चेक करने के लिए साथ में आती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मोबाइल 10 ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के उपकरणों पर ही चल सकता है। एंड्रॉयड और iOS के बाद तीसरा सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। फोन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के मेट्रो डिजाइन लैंग्वेज से प्रेरित इंटरफेस है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज जैसे वन ड्राइव, ऑफिस, एक्सबॉक्स म्यूजिक, एक्सबॉक्स लाइव और बिंग शामिल हैं। यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरी सर्विस जैसे फेसबुक और गूगल अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप स्टोर के प्रकार। मोबाइल ऐप एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो मोबाइल उपकरण जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट आदि पर चलता है। इस प्रकार के ज्यादातर उपकरणों में पहले से इंस्टॉल्ड कई तरह की ऐप्स होती हैं, जैसे वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, कैलेंडर, मैपिंग प्रोग्राम, म्यूजिक खरीदने के लिए ऐप्स आदि। अधिक खाली स्पेस पाने के लिए एक सामान्य तरीके से कुछ पहले से डाली हुई ऐप्स को हटाया भी जा सकता है। जो ऐप्स पहले से इंस्टॉल्ड नहीं हैं, वह ऐप स्टोर पर मिल जाती हैं। इनमें कुछ मुफ्त होती हैं और कुछ नहीं। ये ऐप प्लेटफॉर्म से मोबाइल पर डाउनलोड हो जाती है। ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपनाम है। पिछले सेक्शन में हमने 3 मुख्य मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में चर्चा की थी। अब हम इन्हीं ओएस वे के 3 प्रमुख ऐप स्टोर के बारे में बात करेंगे। गूगल प्ले स्टोर ये गूगल द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है जो कि एंड्रॉयड उपकरणों के लिए बनाया गया है। 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एंड्रॉयड का अधिकृत ऐप स्टोर है जहां यूजर विभिन्न प्रकार के ऐप्स ब्राउज और डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉयड SDK यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट द्वारा बनाए गए हैं और गूगल द्वारा पब्लिश किए गए हैं। गूगल प्ले स्टोर एक डिजिटल मीडिया स्टोर भी है जो संगीत, किताबें, गेम्स, फिल्म और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी उपलब्ध करवाता है। एप्पल ऐप स्टोर जुलाई 10, 2008 को शुरू हुए इस स्टोर ने मोबाइल क्रांति ला दी थी। इसने यूजर को यूजर के मोबाइल पर ऐप स्टोर द्वारा या iTunes स्टोर, iTunes डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर द्वारा ऐप डाउनलोड खरीदने का विकल्प दिया। विंडोज स्टोर ये विंडोज 10 के लिए बना ऐप स्टोर है। ये मेट्रो स्टाइल ऐप उपलब्ध कराने का एकमात्र जरिया है। सामान्य ऐप भी इसमें लिस्ट किए जा सकते हैं। यहाँ मुफ्त और खरीदे जाने वाली ऐप्स उपलब्ध हैं। ऐप को किस प्रकार इंस्टॉल किया जाए? ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हम गूगल प्ले स्टोर का उदाहरण लेकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर एक नई ऐप इंस्टॉल की जाती है। अपने एंड्रॉयड फोन पर ऐप इंस्टॉल करने के लिए आपके एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर पहले से उपस्थित यानी इनबिल्ट प्ले स्टोर ऐप को शुरू करेंगे।
प्ले स्टोर ऐप आपकी फोन की ऐप ड्रॉअर पर एवं आमतौर पर होम स्क्रीन पर भी होता है। आप इस ऐप को अपने फोन के ऐप ड्रॉअर स्क्रीन ऊपरी दाएं किनारे पर बने खरीदारी के लिए काम में आने वाले बैगनुमा आइकन पर टैप करके भी शुरू कर सकते हैं। एक बार प्ले स्टोर ऐप शुरू होने के बाद अपनी वांछित ऐप को सर्च करें और प्राप्त परिणामों में से जिस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे टैप कर इंस्टॉल करें। मोबाइल संचार तकनीक। इस भाग में हम नवीनतम वायरलेस संचार तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। 3G, तीसरी पीढ़ी। ये आज एक वायरलेस तकनीक का आधार है। इंटरनेट, गाने, ईमेल, वीडियो डाउनलोड, चित्र साझा करने हेतु इस तकनीक के आने से संभव हुआ है। 3G में 2 मेगाबिट्स प्रति सेकंड की डेटा स्पीड का प्रबंधन करने की क्षमता होती है। 4G, चौथी पीढ़ी। इस तकनीक के स्टैंडर्ड के हिसाब से न्यूनतम गति 100 Mbps और अधिकतम 1 Gbps की डेटा स्पीड तक हो सकती है। एक साथ एक ही समय पर बहुत से कलेक्शन के आधार देने हेतु इस नेटवर्क संसाधन यानी रिसोर्स साझा करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा, ये एक आम ब्रॉडबैंड कनेक्शन की गति से भी आगे निकल जाएगा। मौजूदा समय में यह कुछ ही शहरों में उपलब्ध है। अभी के लिए 4G 3G से थोड़ा तेज है। 4G LTE, ये 4G तकनीक का ही एक संस्करण है। ये आजकल विज्ञापित की जाने वाली नवीनतम तकनीक है, परंतु सही रूप से 4G तकनीक नहीं है। आजकल के समय में 4G और 4G LTE दोनों तकनीकों के नाम साथ चलने से 4G तकनीक के बारे में थोड़ा संशय पैदा होता है। बहुत से लोग LTE तकनीक को ही सही 4G तकनीक मानते हैं। आमतौर पर जब कोई मोबाइल सर्विस प्रदाता 4G नेटवर्क को बिना LTE शब्द के दर्शाता है, तो संभवतया वे 4G HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस यानी हाई स्पीड पॉकेट एक्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये HSPA नेटवर्क 3G GSM नेटवर्क का एक तीव्र यानी फास्ट गति संस्करण है, जबकि यह नेटवर्क कभी भी 4G LTE नेटवर्क से ज्यादा स्पीड प्रदान नहीं कर सकता। 4G अथवा HSPA नेटवर्क 3G की तुलना में तेज है। चूंकि 4G LTE एक नई तकनीक है, इसलिए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां अभी तक 4G LTE नेटवर्क तैयार नहीं कर पाई हैं। NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एंड्रॉयड बीम का प्रयोग नियर फील्ड संचार वायरलेस संचार प्रोटोकॉल का समूह है, जो दो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को एक दूसरे के बहुत पास 10 सेंटीमीटर या 4 इंच या इससे कम लाने पर उनके बीच संचार यानी कम्युनिकेशन स्थापित करने में सक्षम बनाता है। इन दो उपकरणों में से सामान्यतः एक उपकरण स्मार्टफोन होता है। NFC एक NFC टैग और एक एंड्रॉयड उपकरण के बीच अथवा दो एंड्रॉयड उपकरणों के बीच छोटी मात्रा में डेटा को शेयर करने की अनुमति देता है। NFC से सुसज्जित यानी इक्विप्ड एंड्रॉयड स्मार्टफोन एवं अन्य उपकरण एक टैग के द्वारा आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे आपके नवीनतम एंड्रॉयड स्मार्टफोन की सेटिंग में जाकर शुरू किया जा सकता है। एंड्रॉयड बीम यूटिलिटी का उपयोग कर फाइल्स को तेज गति के साथ शेयर किया जा सकता है। वास्तविकता में NFC RFID का एक नया संस्करण अथवा विस्तार ही है। RFID तरंगों की सीमा दूरी में बहुत ज्यादा होती है, जबकि NFC में संचार की सीमा 4 इंच के अंदर तक होती है। इस कारण NFC ज्यादा सुरक्षा चाहने वाले एप्लीकेशंस के लिए सबसे छोटी बन जाती है, जैसे किसी चीज का भुगतान यानी पेमेंट करना या किसी नेटवर्क अथवा लोकेशन में सुरक्षा पूर्वक लॉगिन करना आदि। मोबाइल वाईफाई हॉटस्पॉट और टेथरिंग। हॉटस्पॉट एक वास्तविक स्थान यानी फिजिकल लोकेशन है, जिसमें इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिंक से जुड़े राउटर के द्वारा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी WLAN का निर्माण कर इंटरनेट एक्सेस सुविधा प्रदान की जाती है। सामान्य तौर पर हॉटस्पॉट वाईफाई तकनीक का उपयोग करता है। कई प्रकार के वाईफाई एडेप्टर हैं, जो वाईफाई रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों कार्य कर सकते हैं। उपभोक्ता के कंप्यूटर से पहले बने होते हैं, बिल्ट इन, अथवा इन्हें कंप्यूटर में आसानी से जोड़ा जा सकता है। मोबाइल उपकरणों में एक निजी यानी प्राइवेट और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाने लायक यानी पोर्टेबल हॉटस्पॉट की ऑपरेट करने की कार्यक्षमता होती है। इसे माईफाई कहते हैं। एक प्राइवेट हॉटस्पॉट के उपयोग से अन्य उपकरणों को WAN, जरूरी नहीं है कि यह इंटरनेट ही हो, को एक्सेस करने की क्षमता प्रदान की जाती है। इस प्रकार से इंटरनेट या अन्य WAN सुविधा को शेयर करने की प्रक्रिया को
ब्रिजिंग या टेथरिंग कहते हैं। अपने मोबाइल फोन डेटा नेटवर्क से जुड़ने और वाईफाई हॉटस्पॉट टेथरिंग को शुरू करने के पश्चात एक स्मार्टफोन अपने इंटरनेट कनेक्शन के कई सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकता है। कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल उपकरण जिसमें वाईफाई सुविधा उपलब्ध है इससे जुड़ सकता है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें आपके मोबाइल उपकरण के अंदर लगे वाईफाई रूटर का उपयोग किया जाता है, अतः आपको कोई अतिरिक्त उपकरण साथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। नवीनतम प्रोसेसर तकनीकें। डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म। प्रोसेसर एक लॉजिक सर्किट है जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर प्रतिक्रिया करता है जो कंप्यूटर को चलाते हैं। आमतौर पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू शब्द को प्रोसेसर शब्द द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। एक पर्सनल कंप्यूटर या एक छोटे मोबाइल उपकरण में लगे प्रोसेसर को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर वास्तविकता में आजकल के स्मार्ट उपकरणों की सभी प्रकार की कंप्यूटिंग शक्तियों और उपलब्ध नई सुविधाओं, कटिंग एज फीचर्स का मूल आधार यानी फंडामेंटल बैकबोन है। प्रोसेसर तकनीक में हुई तरक्की मूरेज लॉ पर आधारित होती हैं। मूरे के नियम का नाम इंटेल कंपनी के पूर्व सीईओ गोल्डन मूरे के नाम पर आधारित होती है। इन्होंने 1965 में एक भविष्यवाणी की थी कि एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी में ट्रांजिस्टर्स की संख्या हर दूसरे वर्ष में दुगनी हो जाएगी। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि हर 18 महीने में कंप्यूटिंग शक्ति यानी कंप्यूटिंग पावर दुगनी हो जाएगी। इस भाग में इंटेल कंपनी की वर्तमान और निकट भविष्य में आने वाली डेस्कटॉप और पीसी उपकरणों से संबंधित प्रोसेसर तकनीक के बारे में बात करेंगे। चूंकि इंटेल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है, 1974 से ही इंटेल विभिन्न श्रेणी और पीढ़ियों के प्रोसेसर बनाती रही है। पीसी और डेस्कटॉप प्रकार के उपकरणों की सफलता एवं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ सहयोगी बनने के बाद इंटेल कंपनी के प्रोसेसर आम जनों में अत्यधिक सफल और लोकप्रिय बन गए हैं। भविष्य में 2017 तक इंटेल कैनन बैंक श्रेणी के प्रोसेसर लॉन्च करेगी। ये पहला 8 कोर सीपीयू होगा जिसमें 10 nm यानी नैनोमीटर निर्माण प्रोसेस यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की सुविधा होगी।